We're live now. Right. So good afternoon, everyone. My name is Dr. Noman Ashmani, and Ashmani's Hospital ने एक initiative लिया है because हम लोग सब थोड़े से confused हैं, थोड़े से डरे हुए हैं because of this new virus जिसने दुनिया को बंद कर दिया है for now. तो हमारे सबके जहन में थोड़े से सवालात हैं जो हम करना चाह रहे हैं. तो इंशाल्लाह आज इस प्लेटफॉर्म पे we will try and address the basics of this COVID-19. और बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन फैली हुई है. अभी आप व्हाट्सएप ग्रुप्स पे देखेंगे, फेसबुक ग्रुप्स पे देखेंगे कि there is quite a lot of misinformation, right? And there's all of this misinformation needs to be combated, needs to be taken care of, and that's the point आज के शो के बारे में कि हम कोशिश करेंगे कि आपके जो कॉन्सेप्ट्स है थोड़े बहुत बेहतर करेंगे. तो हमारे पैनल पे आज दो बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं, अच्छी पर्सनालिटीज हैं जो जिन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत काम किया है. तो फर्स्ट पैनल पे जो हमारे पास डॉक्टर हैं वो है डॉक्टर रफीक खनानी. He's the he's the president of Infection Control Society Pakistan. He heads the Molecular Lab Advanced Lab, and he's the head of Molecular Labs at Hashmani's. And he will be giving us his insight on the COVID-19 problem for now. The other panelist that we have is Dr. Rahim. He's worked in the field for over 13 years, and he's a pulmonologist by profession. And of course, that's the main kind of person that's dealing with this. जो भी लोग severe होके जा रहे हैं, he's the point person that's taking care of all of this, and he's the head of critical care at Hashmani Hospital. So first of all, I would like to welcome both of them. Good afternoon, Dr. Rafiq. Thank you, Noman, for good afternoon. organizing this event. It's very well needed at this point in time. Thank you, Dr. Rafiq. And good morning, good afternoon, Dr. Rahim. Thank you so much, Dr. Awan. Okay, so I'm going to start off with Dr. Rafiq with the first. हमने बहुत सारा कुछ सुना है कि ये एक वायरस से एक प्रॉब्लम आई है. हम लोग दुनिया में बहुत चीजें देखते हैं, बहुत चीजें हमें इन्फेक्ट करती हैं. तो पहली बात डॉक्टर रफीक आप हमें ये बताएं कि वायरस क्या होता है. कोविड पे जहाँ हम बाद में जाएंगे, पर ये वायरस क्या होता है, हम बहुत सुन रहे हैं इसके बारे में. देखिए, जो भी जरासीम जो है वो इंसानों में या जानदारों में बीमारियां करते हैं, उनको हम 4 ब्रॉड ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं. एक है बैक्टीरिया, दूसरे हैं पैरासाइट्स, प्रोटोजोआ, तीसरे हैं जो वायरसेस हैं, और चौथे जो है वो हेल्मिन्थ्स हैं. तो वायरसेस जो है वो बहुत ही माइन्यूट, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक, यानी जिनको हम माइक्रोस्कोप से भी देख नहीं सकते हैं, उस किस्म के पार्टिकल्स होते हैं. और ये एक्चुअली पार्टिकल्स जो है वो जनरली दे कंप्राइज ऑफ डीएनए और आरएनए. और डीएनए और आरएनए जो है वो हर जानदार जो जिस्म है या सेल है वो बना हुआ होता है. उसमें जो जेनेटिक कोड होता है जिसकी जो कि उसकी वजूद की बुनियाद जिसको कहा जा सकता है, वो जीन्स होते हैं. तो ये वायरसेस जो हैं ये स्मॉल पीसेस ऑफ जेनेटिक कोड्स होते हैं, और इसमें 2 किस्म के जेनेटिक मटेरियल यूज हो रहे होते हैं. जैसे कि हम देखते हैं कि क्रोमोसोम्स वगैरह में डीएनए और आरएनए जो है ना, इनकी कंपोजिशन होती है. ये वायरसेस जो है ये अलग अलग होते हैं, या तो डीएनए वायरसेस होते हैं या आरएनए वायरसेस होते हैं. और उसमें कुछ वायरसेस जो है उसमें एनवेलप्स भी होते हैं, कुछ में एनवेलप्स नहीं होते. उनकी बेसिस पर इनको हम क्लासीफाई करते हैं. तो एक क्लासिफिकेशन उनकी होती है उनकी कंपोजिशन की बेसिस पे कि वेदर डीएनए वायरस है या आरएनए है. उसके बाद मुख्तलिफ और तरीके हैं जिनको क्लासीफाई करने के कि वो एनवेलप्ड हैं या नॉन एनवेलप्ड हैं.
और इसके बाद जो है वो वायरसेस की खास टेंडेंसी होती है कि किन जानदारों में वो रहेंगे और डिजीज प्रोड्यूस करेंगे और किन जानदारों में वो रहेंगे लेकिन डिजीज प्रोड्यूस नहीं करेंगे। तो ये इस किस्म के मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिनकी के बेसिस पर हम ये चीज़ें डिसाइड करते हैं कि ये वायरस जो है वो किस किस्म का है। फिर इसके अलावा उनकी क्लासिफिकेशन फैमिलीज में भी की गई है। वो काफ़ी मतलब कॉम्प्लेक्स सिस्टम है उसका, वायरसेस का। ठीक है सर। बेसिकली इसमें जो है ना, इसकी जो बुनियादी कैरेक्टरिस्टिक है जो मैं समझता हूँ कि आवाम की दिलचस्पी का बायस है वो ये है कि एक तो ये कि इनका साइज बहुत छोटा है, ये नजर नहीं आते और नजर नहीं आ सकते। इनको देखने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी करनी पड़ती है। दूसरा ये है कि ये वायरसेस जो है ये इंडिपेंडेंट जिंदा नहीं रह सकते। इनको जिंदा रहने के लिए कोई भी लिविंग सेल चाहिए होता है, चाहे वो एनिमल का हो, चाहे वो प्लांट का हो, चाहे वो ह्यूमन बीइंग का हो। तो अगर वो वायरसेस जो है वो उसका सेल जो है ना उसकी डेथ अगर हो जाएगी तो वायरस खुद भी डाई कर जाएगा, सरवाइव नहीं करेगा। तो उनको उनके सर्वाइवल के लिए कोई भी लिविंग सेल या लिविंग टिश्यू का होना बड़ा जरूरी होता है। थैंक यू डॉक्टर रफीक, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव एक जवाब दिया एंड होप हमारे लिसनर्स को थोड़ी सी नॉलेज उनकी बड़ी होगी। डॉक्टर रफीक ने मेंशन किया कि ये चीज़ें वायरसेस को सर्वाइव करने के लिए एक बॉडी चाहिए होती है, एक दूसरा होस्ट चाहिए होता है। तो डॉक्टर रहीम, हम इतना डरे हुए हैं कोविड से, क्या ये वायरसेस बॉडी के बाहर भी जिंदा रह सकते हैं? क्या वो बॉडी के बाहर रह के भी किसी और को इन्फेक्ट कर सकते हैं? सैनिटाइजर्स का और सबका क्या रोल है इसमें? जैसे बेसिकली कोविड के बारे में आजकल हम ये कह रहे हैं कि ये जो कोविड है ये डिफरेंट बॉडीज डिफरेंट थिंग्स के ऊपर डिफरेंट टाइम्स के लिए रह सकता है। आम रूटीन में जो हम ग्लव्स पहनते हैं या जो हमारे कपड़े हैं ये इस पे तकरीबन ये 3 से 4 घंटे रहता है, और जो टेबल है या लकड़ी की जो चीज़ें हैं उस पर तकरीबन 6 घंटे रहता है, और कुछ स्टील की चीज़ें हैं घरों में उसमें तकरीबन 12 घंटे से है। कुछ स्टडीज आई है जैसे प्रिंसशिप के बारे में कहा गया, उस प्रिंसशिप में इवन 18 डेज के बाद भी वो वायरस पाया गया। तो बेसिकली जहाँ पे ये वायरस है तो ये मुख्तलिफ, जहाँ अगर कोई बंदा कांसता है या चीख करता है तो वो वायरस कुछ अरसे तक यानी टाइम ड्यूरेशन वेरी करता है डिफरेंट सरफेसेस के लिए, वहाँ पे ये जिंदा रह सकता है। Sorry, Dr. Rahim, can you hear us? Yeah, definitely. I think there was a little bit of a problem जो कनेक्शन में था, तो मैं थोड़ा सा सम अप कर दूं। ये कहना चाह रहा था कि ये जो वायरस है जी डॉक्टर, जो कोविड है हमारे पास, ये जो कोविड का वायरस है ये जब बंदा कांसता है या छींकता है तो उसकी वजह से ये डिफरेंट सरफेसेस पे डिफरेंट वेरी टाइम के लिए वो उसके ऊपर जिंदा रह सकता है, यानी ह्यूमन बॉडी के अलावा भी ये बाहर थोड़ी देर के लिए जिंदा रह सकता है। तो हमारे पास जो हम कपड़े पहनते हैं या जो ग्लव्स पहनते हैं ये इस पे तकरीबन 3 से 4 घंटे रहता है। जो टेबल या लकड़ियों की चीजें हैं उस पर तकरीबन 5-6 घंटे तक रखता है, और जो स्टील की चीजें हैं उसमें 8 घंटे से ज्यादा भी रह सकता है। कुछ स्टडीज ने हमें ये बताया, जैसे प्रिंस शिप पे एक शिप थी जिसपे बहुत सारे लोग थे, वहाँ जो है कोविड का वायरस इवन 18 डेज के बाद भी पाया गया। और खास तौर पे हम जिस चीज को रोज डेली बेसिस पे डील कर रहे हैं, करेंसी नोट्स जो है इस पे ये तकरीबन कहते हैं 5 to 6 आवर्स इस पे रह सकता है। ठीक है डॉक्टर, थैंक यू डॉक्टर रहीम। जो सम अप के ये डॉक्टर रफीक ने, डॉक्टर रहीम ने अभी दो बहुत अहम बात की हैं कि ये जो वायरस है ये हमारी बॉडी के बाहर शॉर्ट टर्म के लिए सर्वाइव तो कर सकता है, 2 दिन 3 दिन, लेकिन लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए तो हम इसका लिमिट स्प्रेड इसी तरीके से करते हैं कि वो बाहर अगर रहता है तो उसको उधर मार दें, बॉडी के अंदर एंट्री ना लेने दें। अच्छा, अगर ये बॉडी में एंट्री ले लेता है वायरस तो हम किस तरीके का डिजीज प्रोसेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं डॉक्टर रफीक? देखिए ये वायरस जो है ना
डॉक्टर रहीम ने बहुत अच्छा बताया कि जो है वो ये वायरस जो है वो सरफेसेस पे भी ठहर जाता है, लेकिन वो सरफेसेस के ऊपर उस इंसानी या जानदार को सेल के अंदर ही होता है, बाहर नहीं होता। और जाहिर बात है कि अगर फर्ज करें कि कहीं सेल्स जो है वो ड्राई हो जाते हैं, ड्राई हो रहे होते हैं, उस प्रोसेस में जब सेल की अभी तक डेथ नहीं हुई होती तो वायरस वहाँ सर्वाइव करता है। और एक इम्पोर्टेंट चीज जो हमारी डेली लाइफ में है जिसको हम अक्सर भूल जाते हैं वो है मोबाइल फोन्स। मोबाइल फोन्स जो है ना वो हम लोग अक्सर हाथ में एक दूसरे को दे भी देते हैं, ये कर देते हैं, तो इसके जरिए भी काफी तेजी से ये ट्रांसमिट होता है। अब जो आपने सवाल किया कि वो इंसान के जिस्म में दाखिल कैसे हो सकता है और कैसे होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि अगर इंसान के जिस्म में एक इंसान से दूसरे इंसान के जिस्म में वो दाखिल होने को रोकते हैं तो हम बीमारी को रोक देंगे। और इस सलाहियत को जो है ना हम R0 पोटेंशियल कहते हैं वायरस का, और इसके ऊपर तो मैं बाद में आऊंगा, लेकिन ये वायरस जो है ये हमारे जिस्म में दाखिल होने के लिए इसको 2 ही रूट्स हैं या 3 रूट्स आप समझ लें कि हैं, कि या तो हमारे मुंह के अंदर जो झिल्ली है, म्यूकस मेम्ब्रेन इसको हम टेक्निकली कहते हैं, या नाक जो है उसका जो है म्यूकोजा है, या आईज जो है ना, आंखें जो है, ये पोर्टल ऑफ एंट्री होते हैं। इन जगहों पर हमारे जिस्म में जो हमारे सेल्स हैं उनके ऊपर एक रिसेप्टर होता है जिसको हम टेक्निकली ACE2 रिसेप्टर कहते हैं। ये वायरस जो है ये ACE2 रिसेप्टर जो है ना, जैसे ही उसको मिल जाता है तो वायरस उसके ऊपर एक तरह से वायरस की एंट्री के लिए ये लॉक, और जो ACE2 रिसेप्टर है वो लॉक है और वायरस जो है उसके पास उसकी चाबी मौजूद है। तो जैसे ही वो रिसेप्टर उसको मिलता है तो वायरस जो है ना सेल के अंदर दाखिल हो जाता है, और जब सेल के अंदर दाखिल होता है तो वो इतनी तेजी से मल्टीप्लाई करना शुरू करता है कि मिलियंस ऑफ कॉपीज जो है ना वो अपनी विद इन फ्यू आवर्स बना लेता है। और उसके बाद जो है जारी बात है कि वो दूसरे सेल्स को इन्फेक्ट करना शुरू करते हैं, और इस तरह से बड़ी तेजी से जो है ना ये म्यूकस मेम्ब्रेन में माउथ, नोज और आईज के थ्रू, उसके बाद ये डेफिनेटली अंदर जाता है, लंग्स में पहुंच जाता है और ये अपनी तबाहियां मचाना शुरू कर देता है। और इसमें जनरली इसको जो टाइम पीरियड चाहिए होता है इतनी सारी कार्रवाई करने में, वो 2 से 14 दिन तक कोई भी पीरियड चाहिए होता है, लेकिन ज्यादातर ये है कि 2 से 7 दिनों के अंदर अंदर ये सारी कार्रवाई कर लेता है। अच्छा, तो सही है, आपने बताया कि ये किस तरीके से आता है, किस तरीके से लगता है। डॉक्टर रहीम, एक दफा ये लग गया तो कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जिसपे एक ले पर्सन को थोड़ा सा अलर्ट होना चाहिए कि उसको जाके चेकअप करवाना चाहिए? कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जिससे ये होना चाहिए? ये बिल्कुल वही सिम्टम्स देते हैं जो हमारे पास नॉर्मल जो नज़ला होता है, या जिसको हम कॉमन फ्लू कहते हैं, जो हमारे यहाँ बहुत कॉमन है, बहुत फ्रिक्वेंटली होता है, लेकिन यूजुअली ये विंटर वेदर में होता है, लेकिन आजकल ये कभी भी हो सकता है, जिसमें आपके पास ड्राई कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, हेडेक, बॉडी एक और लेथार्जी, और जिसको मेलेज कहते हैं, ये कॉमन सिम्टम्स है। इसके अलावा कुछ लोगों में टेस्ट जो है वो टेस्ट लेस हो जाते हैं, और स्मेल जो है वो स्मेल नहीं कर पा सकते, और कुछ लोगों में आंखों की सुर्खी, जिसको कंजक्टिवाइटिस कहते हैं, उसके साथ भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ज्यादातर जो कॉमन कोल्ड फ्लू की सिम्टम्स है उस तरह वो रिप्रेजेंट करता है। तो क्या सारे पेशेंट्स ये सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट करते हैं कि नहीं? डॉक्टर रहीम, are you there? I think थोड़ा सा कनेक्शन इशू है। I think डॉक्टर रफीक, you can take the question. एक्चुअली जो है वो सारे पेशेंट्स डॉक्टर रहीम ने बहुत सही बताया कि ये सारी सिम्टम्स जो है ना, लेकिन जो आपका सवाल है कि तकरीबन 50% लोगों में तो कोई सिम्टम आता ही नहीं है। वायरस आता है, वायरस उनके जिस्म में दाखिल होता है और मल्टीप्लाई भी करता है, एंटीबॉडीज भी प्रोड्यूस कर देता है और निकल भी जाता है, और उनको पता ही नहीं चलता। और यही जो है ना तमाम फ्लू वायरसेस के साथ भी इसी किस्म की चीज़ें होती हैं कि कई एक लोगों को 50-60% लोगों को पता ही नहीं चलता कि उनके जिस्म में वायरस दाखिल हुआ था। लेकिन सबसे खतरनाक बात भी इस वायरस की यही है कि वो लोग जिनको के कोई सिम्टम्स नहीं होते,
वो ट्रांसमिशन का जरिया बनते हैं और दूसरे लोगों में वो वायरस फैला रहे होते हैं। और इस वजह से जो है ये बीमारी जो है वो बहुत तेजी से फैल जाती है एक इस इंसान से दूसरे इंसान में। और जनरली जो है वो क्लस्टर्स में जो है ना ये केसेस होने शुरू हो जाते हैं। तो 50% केसेस तो समझ लें कि उसमें कुछ पता ही नहीं चलता, जिनको हम कहते हैं एसिम्प्टोमेटिक। कुछ केसेस में इतनी मामूली सिम्टम्स होती हैं कि इंसान उसको नजरअंदाज कर देता है कि चलो भाई गले में थोड़ी सी खराश हो गई, हल्का सा बुखार कभी आ गया, कभी 2-4 दफा खांसी आ गई, ड्राई कफ आमतौर पर इसमें होती है, और कभी कभार स्नीजिंग आ गई। तो 30% केसेस तो इस तरह से हो निकल जाते हैं। तो तकरीबन 80% केसेस में बहुत ही माइल्ड सिम्टम्स होते हैं या कुछ भी नहीं होता। बाकी बच जाते हैं तकरीबन 20% केसेस जिनमें के जो है वो सिम्टम्स ज्यादा सीवियर हो सकती हैं। और डॉक्टर रहीम मेरा ख्याल है कि बताएंगे, वो ऑनलाइन आ गए हैं। जी डॉक्टर रहीम, आप आई थिंक अभी भी थोड़ा सा कनेक्शन इशू है। तो जैसे आपने बताया डॉक्टर रफीक के ये तो देयर आर सो मेनी पीपल, यू सेड 50-60% ऑफ द पीपल जो एसिम्प्टोमेटिक है, जिनको कोई सिम्टम ही नहीं है। तो ये तो बहुत ही डेंजरस सिचुएशन हुई कि इतने सारे लोग जिनको पता ही नहीं है कि वो इन्फेक्शियस हैं, वो तो स्प्रेड कर रहे हैं हर जगह। यही तो सबसे बड़ा मसला हुआ है कि दुनिया को पता ही नहीं चला कि वायरस जो है ना किस तरह से स्प्रेड हुआ है। और चाइना हुआन में जब ये केसेस आने शुरू हुए तो लोगों को अंदाजा नहीं था कि ये वायरस कितना ज्यादा इन्फेक्शियस है। दरअसल पहले के जितने भी फ्लू के वायरसेस आते रहे हैं वो सब जो है वो इन्फेक्शन तो करते थे, या माइल्ड करते थे, मॉडरेट करते थे, या नहीं करते थे सिम्टम्स। लेकिन ये वायरस जो है ये सिम्टम्स तो कम लोगों में करता है, लेकिन जिन लोगों में करता है उसमें सिम्टम्स की शिद्दत बहुत ज्यादा होती है, और इसका स्प्रेडिंग का पोटेंशियल जो है ना वो सबसे ज्यादा है, जो पिछले तमाम वायरसेस के मुकाबले में ज्यादा है। सही है, तो जो इसका सीवियर स्प्रेड सिम्टम्स जो सीवियर सिम्टम्स शुरू होते हैं उसमें खास तौर पर बंदे का जो है ना, इंसान का पहले तो पल्स रेट बढ़ता है और रेस्पिरेटरी रेट बढ़ता है, लेकिन वो कंपेंसेटेड चल रहा होता है। बॉडी की ऑक्सीजनेशन जो है ना वो कम होनी शुरू हो जाती है, और उसको हम कहते हैं कि लेबर्ड ब्रीदिंग होती है। डिस्निया भी कहते हैं, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होती है और लेबर्ड ब्रीदिंग होती है। और ये इंसान को बड़े गैर महसूस तरीके से जो है ना सांस में मुश्किल होनी शुरू हो जाती है। जैसे आपको लगता है कि आप जैसे चंद सीढ़ियां चढ़ते हैं तो आपकी सांस थोड़ी सी फूल जाती है, तो इंसान उसको नजरअंदाज करता है कि मैंने कोई ऐसी एक्टिविटी कर ली है जिसकी वजह से मेरी सांस फूल गई। और इसके बाद कफ की सीवियरिटी जो है ना अक्सर केसेस में बढ़नी शुरू हो जाती है, और फिर इंसान को जो है ना लगने लगता है कि ऑक्सीजन सेचुरेशन अगर किया जाए ना, आपको पता है कि ऑक्सीजन सेचुरेशन आजकल इतना आसान हो गया है कि पल्स ऑक्सीमीटर जो है आप फिंगर पे पहन लेते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि आपकी बॉडी की ऑक्सीजनेशन जो है वो नॉर्मल है या कम होनी शुरू हो गई है। तो इस तरह से सिम्टम्स जो है वो उसकी बढ़नी जब शुरू होती है तो बहुत तेजी से बढ़ती है। और बाज दफा ये है कि 2 से 3 दिन जो है ना वो बड़े क्रिटिकल होते हैं, जो कि डॉक्टर रहीम हमें बेहतर बता सकेंगे कि वो क्रिटिकल पीरियड कैसे शुरू होता है और मरीज किस तरह से उसमें बिहेव कर रहा होता है, क्या क्या सिम्टम्स आ रहे होते हैं। जी डॉक्टर रहीम, अगर इस पे थोड़ा सा आप एलैबोरेट कर सकें कि जब पेशेंट सीवियर होता है तो किस तरीके से बिल्कुल, सिम्टम्स जब स्टार्ट बेहतर खराब होना स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे ऑक्सीजन का जो है वो बॉडी में जो ब्लड का ऑक्सीजन है उसका लेवल कम हो जाता है। इसकी वजह ये होते हैं, उसको कहते हैं ARDS, एक्यूट रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। इसमें जो नॉर्मल जहाँ पे गैस एक्सचेंज हो रही होती है उन जगहों में जो है फ्लूइड भर जाता है, तो गैस जो है कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से निकल नहीं पा रहा होता है और ऑक्सीजन जो है बॉडी के ब्लड के अंदर नहीं जा रहा होता है। अगर इवन हम ऑक्सीजन दे नॉर्मल सिलेंडर से या नॉर्मल मास्क से अगर हम ऑक्सीजन दे भी, तो फिर भी बंदे की जो ब्लड में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है वो बेहतर नहीं होती। इसलिए हमें हाई फ्लो ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, जो इन केस ऑफ वेंटिलेटर या CPAP या बाईपैप की सूरत में हमें देना पड़ता है। नॉर्मल ऑक्सीजन से ऐसे पेशेंट में काम नहीं करता। बेशक हम उसको 10 लीटर तक भी अगर ऑक्सीजन दे दे तो वो इम्प्रूव नहीं होता। तो ऐसे पेशेंट के लिए फिर हमें बाईपैप, CPAP या वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है।
अच्छा, सही है। तो हमें वेंटिलेटर्स और बाईपैप और सीपैप की जरूरत पड़ती है। तो um, कराची में स्पेशली, बिकॉज दिस इज अ कराची ब्रॉडकास्ट, हमारे इधर वेंटिलेटर्स की बहुत कमी है। तो आपको क्या लगता है डॉक्टर रफीक के ये हमारा जो नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स या कपल ऑफ वीक्स है वो कैसे गुजरेंगे? बिकॉज वी ऑलरेडी हैव अ शॉर्टेज ऑफ वेंटिलेटर्स। व्हाट विल हैपन इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स? ठीक है, आपके सवाल के जवाब से पहले मैं जो डॉक्टर रहीमुद्दीन ने अभी बताया ना कि ऑक्सीजन की कमी, तो ऑक्सीजन की कमी का पता कैसे चलता है ये भी मैं चाह रहा था कि बता दूं मैं, कि बाज दफा जो है ना लिप्स ब्लू हो जाते हैं, बाज दफा जो है वो चेहरे पे भी ब्लूइश वो आ जाती है, और बंदा जो है वो उसमें गैस्पिंग जो है ना उसको हम कहते हैं कि सांस में ज्यादा मुश्किल भी होनी शुरू हो जाती है। तो ये चीजें जो है ना ये अपनेट होनी शुरू हो जाती हैं, और ये वार्निंग साइंस होती हैं पेशेंट के लिहाज से भी, फैमिली के लिहाज से और डॉक्टर्स के लिहाज से भी। अब आपका जो सवाल था कि वेंटिलेटर्स और इमरजेंसीज में मीट करने के लिहाज से डेफिनेटली जो इस वक्त पाकिस्तान में फेज चल रहा है वो लॉगरिथमिक ग्रोथ फेज है, कि बहुत ही तेजी से केसेस जो है ना वो मल्टीप्लाई करेंगे। अभी तक हमारे पास केसेस एड ऑन हो रहे थे, अब एड ऑन के बजाय मल्टीप्लाई करना शुरू कर दिया है। और हमें अंदेशा ये है, अल्लाह ताला इसमें अपनी रहमत और करम से बचाए हमें, कि ये नेक्स्ट 3 से 4 हफ्ते जो है ना ये बहुत ही शदीद खतरे के हैं। अगर हम लोगों ने एहतियाती तदाबीर न की इन 3-4 हफ्तों में तो बहुत ज़्यादा केसेस हो जाएंगे, और हमारे मुल्क की और हमारे शहर की जो डॉक्टर्स की कैपेसिटी है, हॉस्पिटल्स की कैपेसिटी है, वेंटिलेटर्स की कैपेसिटी है, बाईपैप और सीपैप की कैपेसिटी है, वो सब लिमिटेड है। और दूसरा ये होता है कि वर्कलोड जब हॉस्पिटल में जब बढ़ जाता है तो डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सिंग स्टाफ जो है ना उनका रिस्क भी कॉरस्पॉन्डिंगली बढ़ जाता है, इसलिए कि जो मरीज एक्यूट इमरजेंसी में आता है, डॉक्टर रहीम को ज्यादा अच्छा पता है कि उसको डील करने के लिए एक डॉक्टर और एक नर्स तो या 2 नर्सेज तो उसके पास राउंड द क्लॉक मौजूद होने चाहिए। अब हमारे यहाँ जो है ना वर्कलोड जो है वो बढ़ जाता है, तो एक ही डॉक्टर को कई एक बेड्स इमरजेंसी में देखने पड़ते हैं, और जब वो ज्यादा वर्कलोड करने के टैकल करने के चक्कर में लगा हुआ होता है तो कंप्रोमाइज कर देता है अपनी ओन सेफ्टी को, और उसकी अपनी सिक्योरिटी और सेफ्टी ब्रीच हो जाती है। प्रॉपरली पीपीई को हैंडल नहीं कर पाता, प्रॉपर हैंड हाइजीन नहीं होती, और इस तरह से वो इन्फेक्टेड हो जाता है। तो नेक्स्ट 3 to 4 वीक्स जो है वो हमारे लिए बहुत ही खतरनाक होंगे अगर हमने एहतियाती तदाबीर न ली तो। अच्छा, सही है। तो आप तो एक तरीके से बहुत बड़ी सी वार्निंग दे रहे हैं कि वी आर गोइंग टुवर्ड्स अ मैस डिजास्टर इफ वी डोंट टेक द अप्रोप्रिएट मेजर्स। बहुत लोग आजकल की दुनिया में ये बोल रहे हैं, एंड दिस इज नॉट जस्ट इन पाकिस्तान, दैट द लॉकडाउन मेजर्स दैट वी हैव टेकन वो बहुत ही ज्यादा एक्सेसिव है, दैट द क्योर इज एक्चुअली वर्स देन द डिजीज। एक बंदे को अगर मैं कोट करूं, तो डॉक्टर रहीम, आपका क्या ख्याल है कि डू यू रियली थिंक दैट दीज मेजर्स दैट वी आर टेकिंग एट द मोमेंट बहुत ज्यादा ड्रास्टिक हैं, और आर दे नेसेसरी? बिल्कुल डॉक्टर नोमान, हमें इस डिजीज के बर्डन को कम करने के लिए कुछ चीज़ें को हमें मेजर करने पड़ेंगे। वर्ल्ड वाइड जो है एक एपिडेमिक कर्व फॉलो किया जाता है। एपिडेमिक कर्व में जो है बेसिकली एक ओरिजेंटल लाइन होती है, उसके नीचे डिजीज होती है। जो ओरिजेंटल लाइन होती है वो जो है बेसिकली उस कंट्री के हेल्थ लेवल को प्रेजेंट करती है। उसमें जो रिजर्वायर होता है वो बहुत छोटा होता है। तो जब भी किसी कंट्री में पेंडेमिक ऐसा बन जाता है या एपिडेमिक हो जाती है तो वो रिजर्वायर खत्म हो जाता है। जो उस कंट्री का हेल्थ कैपेसिटी है वो कोलैप्स और कॉम्प्रोमाइज होना स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरह यहाँ पे हमारे कंट्री में हमें दो चीजें करनी है। एक, वो जो लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, उसको ऊपर लेके जाना है, अपनी हेल्थ फैसिलिटी को बेहतर करने हैं, डॉक्टर्स को पीपीई प्रोवाइड करनी है। तो जितना वो लाइन ऊपर जाएगा तो उतना डिजीज का बर्डन कम होगा। अब कर्व में जो दूसरा पार्ट है, वो जो कर्व का फ्लैटन होना है वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो जो कर्व फ्लैटन होगा वो सिर्फ और सिर्फ जो है लॉकडाउन से होगा, सोशल डिस्टेंसिंग से नहीं होगा। अगर हम सपोज करते हैं दो मॉडल्स में कि एक में लोग सिर्फ 3-3 फीट दूर रहते हैं, आपस में मिलते हैं, जुलते हैं, बाजार जाते हैं,
और आपस में दावत करते हैं, और एक में एक कहते हैं कि जो घर में कोई बीमार है वो सिर्फ अपने घर में रहते हैं, तो वो लोग जो सोशल डिस्टेंसिंग करते हैं, प्रिकॉशंस करते हैं, वहाँ डिजीज ज़्यादा फैलेगी बनिस्बत में उन लोगों में जो सिर्फ अपने घर तक महदूद है, किसी से नहीं मिलते जुलते। तो इसलिए डॉक्टर कनानी साहब ने जो हमें बात बताई है कि नेक्स्ट वीक्स में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सेल्फ आइसोलेशन और घरों में महदूद रहना, लॉकडाउन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर नोमान, इसमें मैं एक चीज और बताना चाहूंगा जो लोगों को इतना आइडिया नहीं है कि एक्चुअली जो है ना, जो डॉक्टर रहीम साहब ने जो बताया कि हमें अपने घर में आइसोलेट करके रहना जो है ना सबसे हमारे लिए सेफ है। एक्चुअली जो है वो ये हमारे लिए आखिरी जो है ना किला है हमारा घर। आइडियली तो होना ये चाहिए था जैसे कि ताइवान ने किया और साउथ कोरिया ने किया, कि जैसे ही वहाँ केसेस आने शुरू हुए, इन्होंने अपने पूरे मुल्क को जो है ना सरहदों को अपनी बंद कर दिया। हम लोगों ने अपनी सरहदें खुली रखी और इस तरह से हमारे यहाँ बहुत सारे केसेस आ गए। तो किसी भी वॉर में जो है ना सबसे इम्पोर्टेंट सिक्योरिटी जो है ना आपके बॉर्डर्स की होती है। ये किस्म की वॉर चल रही है, वायरस जो है ना वो अटैकर है और हम लोग जो है ना वो वॉर उनसे करने के लिए तैयार है। तो हम लोगों ने अपने बॉर्डर्स को सिक्योर नहीं किया। बॉर्डर्स को सिक्योर करने के बाद सेकंड ये होता है कि अगर बॉर्डर्स की कहीं ब्रीच भी हुई है तो जितने बड़े बड़े शहर हैं या बड़े बड़े इलाके हैं उनको आप सिक्योर करें, जो जिसको हम कहते हैं क्रिटिकल एरियाज, उनको आप सिक्योर करते हो। वो भी हमने नहीं किया। हमने डिजीज को फैलने दिया और जैसे कि हमने बात की कि एसिम्प्टोमेटिक लोग सबसे ज्यादा फैलाते हैं, तो लोगों ने फैलाते रहे। अभी भी हमें जो है ना हमारे पास एक और अपॉर्चुनिटी है कि पाकिस्तान इतना बड़ा मुल्क है, 22-23 करोड़ की आबादी है। बहुत सारे एरियाज पाकिस्तान में ऐसे हैं जहां से अभी तक ये वायरस रिपोर्ट नहीं हुआ है। उन एरियाज को अगर स्टडी करके उन एरियाज को हम फ्री जोन बना रहे हैं, कोविड वायरस फ्री जोन्स बना रहे हैं, कोविड वायरस फ्री टेरिटरीज बना रहे हैं, टाउन्स बना रहे हैं, और कोशिश करें कि उन एरियाज में जो है ना लोग न जाएं। अब जैसे खासतौर पर ईद के सीजन में लोग जो है ना कहीं भी आए हुए होते हैं, वो अपने गांव देहात में या अपने आबाई शहर में वापस जरूर जाते हैं। तो अगर उनके शहरों में या उनके देहातों में या उनके टाउन्स में जहां अभी तक वायरस नहीं पहुंचा है, ये वायरसेस लेकर जा सकते हैं, तो उन एरियाज को अभी भी चाहें तो ये वायरस फ्री, कोविड वायरस फ्री जोन्स बना के उनको प्रिवेंट कर सकते हैं कि वहां पर वायरस दाखिल ना हो। और जाने के लिहाज से जो लोग वहां जा सकते हैं या जाएंगे उनको पहले टेस्ट करके वायरस फ्री हो तब उन इलाकों में जाने दिया जाए। और जैसा कि हमने कहा कि घर में जो है ना, घर तो हमारा आखिरी किला है कि हम घर में बंद होकर रहेंगे, और ये जो है मुनासिब वक्त का इंतजार हम करते रहेंगे। जब वायरस की स्प्रेड की पोटेंशियल थोड़ी कम हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, तब हमें इसको ग्रेजुअली खोलना है। दूसरा ये कि यहाँ पर जो लॉकडाउन खत्म करने का या जो उसका तरीकाकार बताते हैं और कहते हैं कि एसओपीज बनाए हैं, ये एसओपीज जो है ये सियासतदान या कारोबारी अफराद या ये लोग नहीं बना सकते। एसओपीज बनाने के लिए इन्फेक्शन कंट्रोल के एक्सपर्ट्स से हमको मदद लेनी होगी। उसके बगैर के जो एसओपीज बनेंगे वो नाकाम होंगे। उससे लोगों को बड़ा गलत तासुर ये मिल जाता है कि हम एसओपीज को फॉलो करेंगे तो हम बीमार नहीं होंगे। मैंने देखा है कि रमजान में लोग मसाजिद में जा रहे हैं और कई लोगों को मैंने खुद ने देखा है कि वो इन्फेक्ट होकर वापस आते हैं और दूसरे लोगों को इन्फेक्ट कर देते हैं। उन्होंने कहा कि मसाजिद में 50 साल से कम उम्र के लोग जाएंगे, तो 50 साल से कम उम्र के लोग तो जा रहे हैं, लेकिन जब वो वापस घर पे आते हैं तो उनके घर में उनके पेरेंट्स होते हैं, दूसरे बुजुर्ग होते हैं, उनको वो इन्फेक्ट करते हैं। और इस तरह से जो है ना ये बीमारी की फैलाव में शिद्दत आ चुकी है। तो हमें 2-3 चीजों को बड़ा मद्देनजर रखना है कि कोविड फ्री जोन्स जो है ना शहरों में, टाउन्स में और बनाए जाएं। और दूसरा ये है कि कोविड फ्री जोन्स, कोविड फ्री इंडस्ट्रीज भी आप बना सकते हैं कि पूरी इंडस्ट्री के जितने भी वर्कर्स हैं उन सबको एक दफा आप कोविड की टेस्टिंग करके प्रॉपर मॉनिटरिंग करके कैंपस में रख दें, और उसके बाद वो बाहर से किसी से आना जाना ना हो, तो दे कैन स्टे देयर एंड दे कैन कंटिन्यू वर्किंग। तो इट इज अ होल साइंस कि हम इस लॉकडाउन को किस तरह से अनलॉक करेंगे स्मार्टली। लेकिन ये अगर करना शुरू कर देंगे पॉलिटिशियंस
तो मेरा ख्याल है कि वो तबाही आएगी। अगर वो प्रोफेशनल से करवाए जाएंगे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपर्ट्स हैं जो कि हमें हर किस्म की सर्विसेज और गाइडेंस देने के लिए तैयार है, तो हम उनकी मदद लेकर अगर हम करेंगे तो हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं और इस लॉकडाउन को वाकई स्मार्ट और एफिशिएंट भी बना सकते हैं। सही है डॉक्टर रफीक, थैंक यू। आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट ऑफ कोविड फ्री जोन्स और कोविड फ्री कम्युनिटीज बहुत इंटरेस्टिंग है, और परहैप्स वी शुड लुक मोर इनटू इट। मोर स्टडीइंग इज रिक्वायर्ड कि हमारे कौन से एरियाज ज्यादा इन्फेक्टेड हैं, कौन से एरियाज नहीं इन्फेक्टेड, एंड परहैप्स वी कुड डू सेक्टोरियल कोविड फ्री जोन्स और सेक्टोरियल लॉकडाउन। वेरी इंटरेस्टिंग आइडिया। मैं थोड़ा सा इस टॉक को शिफ्ट करना चाहूंगा टू बैक टू मोर ऑफ अ जनरल पब्लिक पर्सपेक्टिव कि ये कोविड-19 से बचने के लिए डॉक्टर रहीम, व्हाट मेजर्स डू यू थिंक दैट एक जनरल पब्लिक को लेनी चाहिए? व्हाट डू यू थिंक इज इम्पोर्टेंट? बेसिकली ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है जो हर शख्स अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए प्ले कर सकता है। जो प्रिवेंशन है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कोविड में रहने के लिए। इसमें हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आ गई है। हैंड वॉशिंग विद द सोप, हैंड वॉशिंग विद द सोप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप बार बार अपने हाथ को साबुन से धो ले और उससे जो है आपका जो हाथ है वो साफ हो जाता है। सैनिटाइजर आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फ्रिक्वेंट हैंड वॉशिंग जो है आप उसको करें। अननेसेसरी जो है डिफरेंट चीज़ों को, इंस्ट्रूमेंट्स को हाथ लगाने दें। हमारे फेस पे एक ख़ास जोन है, हम डॉक्टर्स लोग हैं और बाकी लोगों के लिए भी है। उस खास जोन को कहते हैं टी जोन। ये बेसिकली आइज से यहाँ से स्टार्ट हो जाता है और नीचे यहाँ से आता है। इस टी जोन्स को हम अवॉइड किया जाए हाथ लगाने से। अगर हमने मास्क पहना हुआ है तो भी हम इस टी जोन को अवॉइड करें, और अगर हमने मास्क नहीं भी पहना हुआ है तो इस टी जोन को टच करने से अवॉइड करें। तो फ्रीक्वेंट वॉशिंग से हम अवॉइड करें। और जब हमने मास्क पहना हुआ है तो उस वक्त अगर हम छींक रहे तो हम अपना जो नॉन डिपेंडेंट है एल्बो है उसको अपने मुंह से इस तरह करके हम सर नीचे करके उसको कांसते हैं, तो इसको ड्रॉपलेट से हम स्प्रे कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ जो हमारे घर के डिफरेंट एरियाज हैं वो जिसमें हम मुख्तलिफ किस्म के डिसइनफेक्ट्स है, उस डिसइनफेक्ट को यूज़ कर सकते हैं। और ये 3-4 कॉमन चीज़ें जो हर शख्स अपने घर में बहुत आसानी से बगैर किसी मुश्किल से कर सकते हैं कि खांसते वक्त अपने मुंह को कवर करना, बार बार हाथ धोना, और अननेसेसरी जगहों पे जाना और अननेसेसरी चीज़ों को अवॉइड करना, जैसे बैंक में जाना, एटीएम को हाथ लगाना, डिफरेंट डोर्स ऑफिस के दरवाज़ों को हाथ लगाना। और सर ने बताया कि अपने मोबाइल और सन जो आपके ग्लासेस है, चश्मे जो आपने पहने में दे, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दिन में मल्टीपल टाइम्स आप अपने ग्लासेस को, मोबाइल को हाथ लगते हैं। तो कोशिश करनी है कि ऐसी जगह अगर आप पब्लिक प्लेसेस पे हो, इन चीज़ों को अगर आप हाथ ना लगाएं तो आप इन चीज़ों से आसानी से सेफ हो सकते हैं। थैंक यू, वेरी एलैबोरेट आंसर। एंड आई थिंक थोड़ा सा मैं रीइटरेट करूंगा कि हम लोग सो मेनी पीपल हम देख रहे हैं आपके वो मास्क पहनना शुरू कर दिया उन्होंने, और एक एक सॉर्ट ऑफ एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी हम में आ जाती है। एक दफा हमने मास्क पहन लिया है तो हमें ये लगता है कि हम बिल्कुल ही महफूज हैं और बिल्कुल ही ठीक हैं और हमें कुछ नहीं हो सकता है, और दिस इज नॉट ट्रू। एक ब्रिक है मास्क पहनना, वो ब्रिक आपको हेल्प जरूर करता है, बट इट्स नॉट ऑल इन ऑल। आपको उसके अलावा बहुत चीजें करनी है। डॉक्टर ने बोला टी जोन को हाथ नहीं लगाना है। अगर आपके मास्क आपने पहना है तो मास्क को हाथ लगा के फिर से अपने शक्ल पे हाथ नहीं लगानी है, बिकॉज ऑब्वियसली कोरोना वायरस के जो वायरस है वो आपके मास्क पे लग सकता है, एंड देन व्हेन यू पुट योर हैंड्स ऑन योर मास्क एंड यू पुट इट बैक ऑन योर फेस, तो अगेन वो आपको फिर से इन्फेक्ट कर सकता है। अच्छा डॉक्टर रफीक, एक रिकमेंडेशन हम पहले बहुत ही हमारा कंट्रोवर्शियल थी, और फिर आई थिंक अभी फिर से ये रिकमेंडेशन आई है कि क्लॉथ मास्क, आर दे यूजफुल और नॉट? So do you think that the general public should be wearing cloth masks or not? जी, ये बड़ा अहम सवाल है कि आज से 2 महीने पहले तक तो हम कहते थे कि क्लॉथ मास्क न पहने जाएं और प्रॉपर सर्जिकल मास्क ही पहने जाएं। लेकिन चूंकि सर्जिकल मास्क की डिमांड बहुत बढ़ गई और सर्जिकल मास्क की रिक्वायरमेंट जितनी थी उसके मुकाबले में सप्लाई बहुत कम हो गई, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने और सीडीसी ने इसके ऊपर भी स्टडीज करनी शुरू कर दी। और अब नतीजा ये निकला है कि अगर क्लॉथ मास्क
जो आम आदमी है जिसको कि कोई इन्फेक्शन नहीं है या कोई सस्पेक्ट नहीं है तो वो अपना फेस के ऊपर फेस को कवर करने के लिए आम क्लॉथ का मास्क जो है प्रेफरेबली डबल लेयर्ड या ट्रिपल लेयर्ड हो तो अच्छा है कि वो इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि उनके मुंह से जो जरासीम निकले हैं, चाहे वो बात कर रहे हों, चाहे वो छींकें, चाहे खांसें, तो उनका स्प्रेड जो है वो बहुत ही लिमिटेड हो जाए, बहुत ही कम हो जाए। ये कहा जाता है कि ये जो मास्क होते हैं कपड़े के, ये समवेयर बिटवीन 50 to 80% जो है ना वो ड्रॉपलेट्स जो है ना उनको रोक लेते हैं, विच इज अ सिग्निफिकेंट नंबर। तो एक तो है कि कुछ ना पहनने से बेहतर है कि कपड़े का मास्क पहना जाए और पहना जा सकता है, लेकिन अगर अवेलेबिलिटी हो तो सर्जिकल मास्क जो है वो प्रेफरेबल है। थैंक यू डॉक्टर रफीक, बहुत ही आपने अहम टॉपिक को छेड़ा है। एंड यस, क्लॉथ मास्क, आई सीम टू एग्री दैट क्लॉथ मास्क बहुत यूजफुल है। एंड ये रिकमेंडेशन एक बहुत स्पेसिफिक चीज को देखे हुए की गई थी। डॉक्टर रहीम, हमने बहुत बात की कि ये वायरस जो है ये बाहर की दुनिया में सर्वाइव करता है थोड़ी बहुत देर के लिए और उसके बाद भी दूसरे लोगों को लग सकता है, बट यू थिंक दैट दिस वायरस इज एयरबोर्न? इसके पीछे भी थोड़ी सी एक कंट्रोवर्सी थी। तो पहले आप ये बताएं कि एयरबोर्न का क्या मतलब है फॉर द जनरल पॉपुलेशन, एंड देन टेल अस कि इज दिस वायरस एयरबोर्न और नॉट? एयरबोर्न का बेसिकली कॉन्सेप्ट ये था कि ये जो जर्म्स है, ये जो वायरस है, कोविड का जो कोरोना का वायरस है, ये हवा के थ्रू एक शख्स से दूसरे शख्स तक लग सकता है। शुरू में ये कॉन्सेप्ट कहा गया था कि ये बीमारी एयरबोर्न है। बाद में ये डिसाइड क्लियर हुआ कि बेसिकली ये ड्रॉपलेट्स से, जब हम एक आम बंदा जोर से हंसता है या चींक, जिसको स्नीजिंग कहते हैं, स्नीजिंग या खांसी करता है, तो उसके मुंह से अनइंटेंशनली थाउजेंड्स और इवन के लाखों में जो है छोटे छोटे माइक्रो ड्रॉपलेट्स पैदा होते हैं, जो उस रूम में डिफरेंट लेवल तक ट्रेवल कर सकते हैं। करीब भी गिरते हैं, जो छोटे ज़रात होते हैं वो दूर तक चले जाते हैं, जो मैक्रो ज़रात होते हैं वो करीब ही गिर जाते हैं। तो इस वजह से अब ये इस पे ज़्यादा स्ट्रेस दिया जा रहा है कि दिस इज़ बेसिकली एयरबोर्न ड्रॉपलेट स्प्रेड डिजीज, जिसको ड्रॉपलेट्स मास्क पहनने का एडवांटेज इसी वजह से हमें मिलता है कि जब अगर कोई खांसता है तो वो ड्रॉपलेट्स अगेन कम जाते हैं, और इसी तरह से अगर जिस शख्स ने सामने से मास्क पहना है तो वो तक ये ड्रॉपलेट्स नहीं पहुंचते। तो नाउ दिस, ये कॉन्सेप्ट अब क्लियर है कि बेसिकली दिस इज एन ड्रॉपलेट बोर्न डिजीज। अच्छा, तो आपका कहना ये है कि ये सिर्फ ड्रॉपलेट बॉर्न डिजीज है। डॉक्टर रफीक, इफ यू वुड लाइक टू ऐड समथिंग टू दिस, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कि हम जब बाहर स्पेशली सुपरमार्केट्स में जाते हैं एंड वेयर पीपल आर जैम पैक्ड, तो ये चीज कैसे इसको इन्फ्लुएंस करती नहीं नहीं, डॉक्टर रेमती ने बिल्कुल सही कहा है कि जो है ना ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, लेकिन दो जगहों पर जो है ना उसमें हमें ज्यादा केयरफुल होने की जरूरत है। एक तो हेल्थ केयर फैसिलिटीज, हेल्थ केयर फैसिलिटीज में डॉक्टर साहब जैसे कि जो है वो आमतौर पर ब्रोंकोस्कोपी नहीं करते हैं, लेरिंगोस्कोपी कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ प्रोसीजर्स कर रहे होते हैं। तो उन प्रोसीजर्स में जो है ना ये एरोसोल जनरेट हो सकते हैं और जो कि इन्फेक्शंस हो सकते हैं हॉस्पिटल के स्टाफ के लिए। दूसरा ये है कि जो दुनिया में तहकीक हुई है, जैसे डॉक्टर रीमुद्दीन ने बताया कि वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की ही बात करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हम लोगों के रेस्पिरेटरी एटिकेट्स जो है और सैनिटेशन के एटिकेट्स इतने खराब हैं कि मैं समझता हूँ कि हमें जो है वो एक्स्ट्रा केयरफुल होने की ज़रूरत है, और हम इसको थोड़ा बहुत ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के से बढ़कर ही समझें, जिसको कि हम एरोसोल कहते हैं। क्योंकि यहाँ के लोग जो है वो बहुत सारी चीज़ें, जैसे पान का इस्तेमाल है, तंबाकू का इस्तेमाल है, गुटखे का इस्तेमाल है, तो उसके बाद से जब ये इनको खांसते हैं, छींकते हैं या पीक मारते हैं, तो उसमें एरोसोल भी जनरेट होते होंगे और होते हैं। और हमें बड़ा केयरफुल रहना है कि वो 3 फीट और 4 फीट या 5 फीट की हम जो बात करते हैं उसके बियॉन्ड भी जा सकते हैं। सो इट इज ऑलवेज बेटर टू बी सेफ रादर देन बी सॉरी। तो हमें खतरा ये रखना चाहिए, महसूस ये करना चाहिए
कि हमें ये एयरबॉर्न भी लग सकता है। पर्टिकुलरली जो सिचुएशन आपने डिस्क्राइब की कि स्टोर्स हैं बंद हैं, सुपरमार्केट्स हैं या बड़े बड़े स्टोर्स हैं जो कि एयर कंडीशन हैं, तो उनमें चूंकि एयर सर्कुलेशन जो है अंदर तक ही महदूद रहती है, तो वहाँ हमें ज्यादा केयरफुल होने की जरूरत है। सही है, सही। तो मतलब ये सिर्फ छींकने और खांसने से तो होता है, बट एरोसॉल से भी हो रहा है, मीनिंग जी दैट जी। सही है। और तो खासतौर पर हम लोग जब बात करते हैं ना, तो जो बात करते हैं तो ज्यादा खतरा होता है, क्योंकि आवाज जो है वो बुलंद होती है, उसके साथ साथ जो है ना अनसीनली जो है ना कुछ पार्टिकल्स निकल ही रहे होते हैं। दैट्स व्हाई द लॉकडाउन इज सो इम्पोर्टेंट, कि हम लोग को ये इंटरेक्शन को कम करने की बहुत ज़रूरत है, स्पेशली क्राउडेड एनवायरनमेंट्स में हम जब जाते हैं तो ये एरोसॉल्स हमको बहुत इजीली इन्फेक्ट कर सकते हैं, हमें पता भी नहीं चलेगा। डॉक्टर रहीम, अगर ये एरोसॉल हमें अटैक कर देते हैं तो हम सिम्टम्स की बात नहीं करते, लेट्स से एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट है, उसको कुछ भी नहीं हुआ है, हाउ लॉन्ग डू यू थिंक कि वो इन्फेक्टिव पीरियड रहता है, वो कितने दिन तक दूसरे लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है? बेसिकली ये वेरी करता है। यूजली जो कनानी साहब, डॉक्टर रफ़ीक कनानी साहब ने शुरू में बताया कि जो हमारा इंक्यूबेशन पीरियड है बेसिकली वो वेरी करता है। वो 5 to 7 डेज, इवन कुछ लोगों में, कुछ स्टडीज में 21 डेज तक भी बताया गया। तो उस वक्त ये है, तो ये उस वक्त तक ये इंक्यूबेशन पीरियड रहता है। लेकिन कहते ये है कि अगर आप आइसोलेशन करते हैं तो स्टार्ट ऑफ द सिम्टम्स टिल 10 डेज तक आप कंप्लीट आइसोलेशन करें, और एटलीस्ट 3 डेज ऑफ कंप्लीट रिकवरी। ये आपके पूरे सिम्टम्स ठीक हो गए और उसके 3 दिन बाद तक आप अपने आप को आइसोलेट करें, तो उस वक्त तक ये जो इसकी इन्फेक्टिविटी है या एक बंदे से अगले बंदे तक ट्रांसफर करने में इसके चांसेस कम हो जाते हैं। सही है। तो काफी काफी दिन तक, मतलब 21 दिन तक भी एक बंदा इन्फेक्टिव रह सकता है आफ्टर ही हैज कॉन्ट्रैक्टेड द डिजीज, व्हिच इज एक्सट्रीमली स्कैरी। डॉक्टर रफीक, अगर एक बंदा एक दफा उसको इन्फेक्शन लेट्स से नेगेटिव आना शुरू हो जाता है, उसके टेस्ट हुए और वो नेगेटिव हो गया है, व्हाट डेटा डू वी हैव इन द वर्ल्ड, और व्हाट इंफॉर्मेशन डू वी हैव जो बताता है कि ये चीज री इन्फेक्शन के क्या चांसेस होते हैं, या एक कॉन्सेप्ट होता है अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन का, इस पे थोड़ी सी लाइट डालेंगे आप? देखें, जहां तक ताल्लुक है कि एक दफा किसी शख्स को वायरस इन्फेक्शन हुआ, चाहे डिजीज हुई या नहीं हुई, एसिम्प्टोमेटिक हुआ या सिम्प्टोमेटिक हुआ और वो ठीक हो गया, तो उसमें दोबारा इन्फेक्शन के रिपोर्ट्स तो हैं कि दोबारा वायरस उनकी बॉडी में दाखिल हुआ है और वो पॉजिटिव हुए हैं कोविड टेस्ट से। लेकिन एक तो डिजीज नहीं हुई, सिर्फ वो कैरियर बन गए थे, और वो भी शॉर्ट टर्म कैरियर बने थे, और किसी किसी को बहुत मामूली सिम्टम्स हुए हैं। तो एक दफा अगर कोई शख्स वायरस के इन्फेक्शन से गुजर जाता है, तो चांसेस बहुत कम होते हैं कि उसको कोई सीवियर डिजीज होगी। अभी तक की जो मालूमात हैं, जो इंटरनेशनल स्टडीज है, वो ये कहती हैं कि लोग वायरस से इन्फेक्ट जरूर होते हैं, लेकिन दे रिमेन कैरियर फॉर अ शॉर्ट टाइम, या बाज दफा बहुत माइल्ड सिम्टम्स होती हैं एंड दे गेट रिड ऑफ इट। तो जहां तक अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन का ताल्लुक है, तो ये डॉक्टर रहीम बेहतर बता सकेंगे कि ज्यादातर लोगों को जो है वायरस जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करता ही है अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस करके। क्योंकि वायरस में जो भी अपना डैमेज वायरस टिश्यूज को कर रहा होता है, उसके साथ साथ होता ये है कि बहुत सारे अपॉर्चुनिस्टिक ऑर्गेनिजम्स जो हैं, जो हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन पर्टिकुलर होते हैं, वो डोरमेंट होते हैं, साइलेंट होते हैं। लेकिन जैसे ही बॉडी का इम्यून सिस्टम वायरस की वजह से डैमेज होता है, तो वो इन्फेक्शन जो है, जिनको हम अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन कहते हैं, वो स्प्रेड हो जाते हैं, वो फैल जाते हैं और वो बॉडी को डैमेज करते हैं, और उसी की वजह से सारी कॉम्प्लिकेशंस होती है। मरीज को जो है वो बीमारी की शिद्दत बढ़ जाती है, और अक्सर औकात जो है वो निमोनिया जो है उसमें बैक्टीरिया बहुत सारे आ जाते हैं, बाज़ दफ़ा फंजाई आ जाते हैं। तो डॉक्टर रहीम विल बी इन अ बेटर पोजीशन के इसकी मजीद वजाहत करेंगे। बिल्कुल, मैं एक इसकी सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि मेरे पास कल 2-3 दिन पहले एक ही पेशेंट आया था। उसके मुंह में ओरल थ्रश था, और वो ओरल थ्रश के साथ मुंह में फंगस था, जिसको हम जबान में छाले कहते हैं। वो बिल्कुल नीचे एसोफेगस तक जा रहा था। पेशेंट कंप्लेन कर रहा था डिस्पेजिया की वजह से।
लेकिन वो जो माइल्ड कोल्ड सिम्टम्स थे, तो मैंने पेशेंट की काउंसलिंग की कि मुझे ये लग रहा है कि आपको कोविड लाइक सिम्टम्स है, पीसीआर करें, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि उसको कोविड है। उसको सिर्फ मुंह में चाले से रिलेट कर रहा था उसको, तो वो जो मुंह में चाले है फंगस इन्फेक्शन होता है कैंडिडियासिस, वो एक अपॉर्चुनिटिक ही इन्फेक्शन है। तो मैंने उसको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के साथ पीसीआर के लिए सेंड किया। इंटर्न और जो बाकी सीआरपी है, एलडीएच है, वो इन्वेस्टिगेशन एडवाइस किए। 2 दिन के बाद उस पेशेंट का मुझे फोन आया कि हिज पीसीआर इज पॉजिटिव फॉर द कोविड। इवन कि वो उसमें वो मेरे पास एक अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन के साथ आया था, प्राइमरी डिजीज कोविड के साथ नहीं आया था। तो डेफिनेटली देयर आर मोर चांसेस एज दीज पर्संस आर, इनके ऑलरेडी इम्यूनिटी कम होती है, तो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन हमेशा वहां होते हैं जहां भी इम्यूनिटी कम हो। ठीक है, तो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन वहाँ होते हैं जहाँ इम्यूनिटी कम होती है। एक थोड़ा सा डेफिनेशन था, थोड़ा सा अर्लियर हमें बताना चाहिए था ये। खैर लेट्स आई थिंक अब हम थोड़ा सा कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। एक लास्ट सवाल देता हूँ आप लोगों को। डॉक्टर रफीक आप भी जवाब दें, एंड देन आफ्टर दैट डॉक्टर रहीम आप भी दीजिएगा। हम लोग बार बार ये बात सुन रहे हैं कि ये जो वायरस है ये हमारी दुनिया में और या हमारे ममालिक में बहुत डिफरेंटली बिहेव कर रहा है, कि इट हैज अ लोअर डेथ रेट and it is not causing as many problems as it has in the West. So Dr. Rafiq, do you think that this has any this notion has any relevance up till now कि ये हमारे इधर इतने डेथ रेट नहीं है as compared to the West? देखें, इस बात को जो है ना, मैं बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ तो नहीं कह सकता, लेकिन मेरी अपनी जो मालूमात है अभी तक उसके तहत डेफिनेटली हमारे यहाँ मोर्टेलिटी कम है कंपेयर टू इटली या कंपेयर टू ईरान, कंपेयर टू यूके, यूएसए। लेकिन अभी हम जिस फेज ऑफ एपिडेमिक में हैं, तो इट इज टू अर्ली टू जंप टू दिस कंक्लूजन। दूसरा ये है कि हमारे यहाँ अक्सर औकात जो डेटा जो है ना वो इतना एक्यूरेट नहीं होता। मरीज की डेथ अगर हो जाती है तो फैमिली डिनाइल में होती है और कहते हैं कि भाई हम इसको वैसे ही दफना देंगे, हम किसी को बताएंगे नहीं कि इसको कोविड हुआ था या कोविड का शक भी था। तो इस वजह से जो है, क्योंकि बहुत सारे मिथ्स हैं इसमें, जैसे आपने आज का टॉपिक में भी रखा है ना कि गवर्नमेंट जो है वो हमें बंद कर देगी और गवर्नमेंट हमें जो है वो मैयत को गुस्ल नहीं करने देगी वगैरह वगैरह। तो ऐसा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट के पास बड़ी अच्छी इस मामले में बड़ी क्लियर कट पॉलिसी मौजूद है कि जहाँ जहाँ लोग घर में आइसोलेट हो सकते हैं वहाँ प्रेफरेंस यही की जा रही है कि उनको घर में आइसोलेट किया जाए। घर में अगर आइसोलेशन पॉसिबल नहीं होता तो गवर्नमेंट ने फैसिलिटीज डेवलप की है, और उसका मकसद जो है ना बहुत ही अच्छा मकसद है। उसका मकसद ये है कि जिस शख्स को इन्फेक्शन हुआ है उससे दूसरे लोगों को न लगे, और किसी भी शख्स के लिए सबसे ज्यादा अहम चीज उसके फैमिली के मेंबर्स होते हैं कि अगर एक शख्स को लगा है तो दूसरे घर के मेंबर को न लगे। तो उसके लिए अगर थोड़ी बहुत किसी को इनकन्वीनियंस भी होती है कि उनको आइसोलेट करके रखना पड़ता है, रहना पड़ता है या उनके टेस्ट करवाने पड़ते हैं, तो ये बहुत ही अहम स्टेप है और ये मैं समझता हूँ कि बड़ा ज़रूरी है। तो जो हमें अमवात कम नज़र आ रही है उसका एक फैक्टर तो ये है कि बहुत सारी अमवात हुई हैं, और मेरा ख्याल ये है कि वो कोविड की वजह से भी हुई होंगी, लेकिन लोगों ने उनको जो है वो बगैर टेस्ट किए दफन करवा दिया है। लिहाजा जो है वो हमें कोशिश ये करनी होगी कि जो है ना, एक तो डाटा हमें ऐसे मिल जाए, दूसरा ये है कि इस फेज ऑफ एपिडेमिक में बाज़ औक़ात जो है वो वाकई अमवात कम भी हो रही होती है, लेकिन जैसे ही वर्कलोड हेल्थ के इसके ऊपर प्रेशर बढ़ता है तो जो ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट करने वाली टीम्स हैं ना वो एग्जॉस्ट हो जाती हैं। तो और लोगों को जो है वो वेंटिलेटर्स नहीं मिल रहे होते, लोगों को और अप्रोप्रिएट मेडिकेशन नहीं मिल रही होती और तवज्जो नहीं मिल रही होती, नर्सिंग केयर नहीं मिल रही होती, तो भी अमवात बढ़ जाती है। और हमें इस गलतफहमी या खुशफहमी में नहीं रहना चाहिए कि हमारे यहाँ I think we've lost Dr. Rafiq due to connection issues. Dr. Rahim, आप थोड़ा सा इस पे if you want to give another comment on this और फिर मैं conclude करूँगा। Yes, डॉक्टर नोमान, बेसिकली मैं ये बताना चाह रहा हूँ इस प्लेटफॉर्म से जो कोविड की मोर्टेलिटी रेट है वो बहुत कम है, लेकिन दूसरे साइड पे जो कोविड की स्प्रेडिंग है वो बाकी सब चीज़ों से ज़्यादा है।
तो जो चीज़ हमें परेशान कर रही है कि हमें इसको स्प्रेड होने नहीं देना, असल चीज़ ये है मोर्टेलिटी इसकी कम है, वेरी कर रही है डिफरेंट कंट्रीज में, डिफरेंट वेरी कर रही है, सम कंट्रीज में 5%, सम में 7%, लेकिन कुछ स्टडीज ये कहती है कि वो ऑल मोर्टेलिटी इज लेस देन 2% और सम हाउ अराउंड 5.7%। इसकी वजह ये है कि इस वक्त पूरे वर्ल्ड में 20% जो केसेस है वो अनडायग्नोज्ड है, एज ए कैरियर है, तो इसलिए मोर्टेलिटी बहुत कम है बनिस्बत है बाकी जो वायरसेस है, जिसमें सार्स की मोर्टेलिटी जो थी वो अराउंड 9.6 मोर्टेलिटी रेट थी, और इसी तरह 2012 में सऊदीया में और मिडिल ईस्ट में मर्स वायरस फैला, जिसकी मोर्टेलिटी रेट जो था वो 34% था, और कुछ अरसे पहले इबोला फैला जिसकी मोर्टेलिटी रेट जो थी वो 40% थी। तो कोविड की मोर्टेलिटी जो है वो बहुत कम है, तो ये एक अच्छा फैक्टर है, लेकिन जो उसका आर नोट जो स्प्रेडिंग वो है, स्प्रेड करने की फैसिलिटी है, वो बहुत ज़्यादा क्विकली स्प्रेड करता है, तो इसलिए हम इसकी स्प्रेडिंग को रोकना चाहिए। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर रहीम, आपके इंफॉर्मेशन के बारे में और आपके ओपिनियन के बारे में। वी वर ग्लैड टू हैव यू ऑन बोर्ड टुडे, एंड इवन डॉक्टर रफीक इज नॉट हियर, बट वी वर एब्सोल्युटली ग्लैड टू हैव हिम ऑन बोर्ड। और आपकी जो जितनी भी आपने इंफॉर्मेशन दी है वो बहुत हेल्पफुल थी। I just want to reiterate a couple of things that Dr. Raheek was trying to say, because वो disconnect हो गए। तो he mentioned three things, तीन चीजें उन्होंने बोली थी कि अभी it's too early to say कि हमारे इधर जो वायरस है वो बहुत ही डिफरेंट तरीके से बिहेव कर रहा है। एंड सेकंड थिंग ही सेड दैट कि हमारे पास डेटा जो है वो एडिक्वेटली अवेलेबल नहीं है। वी डोंट नो कि कितनी रिपोर्टिंग हुई है, वी डोंट नो कि कितनी नॉन रिपोर्टिंग है। So that we still need to explore these things, and any statistical model जो हम बनाते हैं वो बनाते is on the basis of the data that's available, and we don't know that the data that's available वो कितना सही है और कितना अच्छा है। तो और तीसरी बात ये है कि डेटा को जो इन्फ्लुएंस कर रहा है वो यही चीज है कि वो जो फियर का एक बात हो रही है, और वो बात एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वो फियर की वजह से वो लोग रिपोर्ट नहीं हो रहे। Dr. Rafiq, थोड़ा सा वापस आए। Dr. Rafiq, I would like to thank you for joining us. I'm just going to conclude the session because unfortunately we don't have time, and I would like to thank you and to come on board with us. And I'm just going to conclude the session with थोड़ा सा आपके जो comments थे उस पर थोड़ा सा elaborate कर रहा था। And if there were any final comments that you would like to say before we conclude the session, now is the time. Dr. Noman, I appreciate the Hashmani Hospital's effort to create awareness among the masses, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि अल्टीमेटली कोविड से हमारी जो है वो वी हैव टू नाउ लर्न टू लिव विद कोविड और सिमिलर इन्फेक्शियस डिजीजेस। तो हमें अपने आप को तैयार रखना है, और हेल्थ और हाइजीन के हवाले से जो भी हम प्रिकॉशंस लेना सीख रहे हैं इस कोविड की वजह से, इसको हमने तर्क नहीं करना है। हमें अपनी लाइफ में इन चीज़ों को मुस्तकिल अडॉप्ट करके रखना है। तो नॉट ओनली कोविड बल्कि हम बहुत सारी बीमारियों से हैंड हाइजीन और रेस्पिरेटरी एटिकेट्स यूज करके बच सकते हैं। और इसको जो है ना, इन्फेक्शन कंट्रोल जो है, इट इज नॉट अ वन टाइम थिंग। वी हैव टू लर्न एंड लिव विद इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोसीजर्स, एंड वी हैव टू कीप लर्निंग ऑल द टाइम एंड कीप अस प्रिपेयर्ड एंड रेडी। हम लोगों ने हर किस्म की चीज़ों के लिए अपने आप को तैयार किया हुआ था कि हम सिक्योरिटी भी बहुत ही एक्सटेंसिव कर लेते थे और हर चीज़ करने लगे थे, और असला हमने इतने भर के रख लिए थे कि हमें कोई वो ना कर सके। लेकिन आप देखें कि वायरस से जितनी मामूली चीज़ ने जो है वो पूरी दुनिया को हिला के रख दिया, एंड नोबडी इज प्रिपेयर्ड। पूरी दुनिया में लोगों के पास जितने भी वसाइल है उसके बावजूद नोबडी इज प्रिपेयर्ड, नो कंट्री इज प्रिपेयर्ड। तो हमें इस बात को भूलना नहीं है कि अगर कोविड हमसे हमारी जान छोड़ भी देती है और चली भी जाती है और ख़त्म भी हो जाती है, जो कि इंशाल्लाह हो जाएगी, तो हमें ये तमाम एहतियाती तदाबीर और जितनी नॉलेज और जितनी लर्निंग हमने इससे हासिल की है उसको हमें अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लेना है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर रफीक, बहुत इंटरेस्टिंग बातें की हैं आपने। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, एंड थैंक यू फॉर एनकरेजिंग अस, ताकि हम ये
चीज़ें लोगों तक पहुंचा सकें, लोगों तक ये मिथ्स हम उनके तोड़ सकें और उनको हेल्प कर सकें। डॉक्टर रहीम, आपको कोई अगर फाइनल कमेंट्स देनी है तो प्लीज। थैंक यू सो मच नौमान, आपने मुझे इनवाइट किया। थैंक यू फॉर आशमानीज ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स। एक बहुत बेहतरीन एकेडमिक एक्टिविटी थी जो डॉक्टर रफ़ीक कनानी साहब ने कहा कि वी हैव टू लिव विद इट विद कोविड। जो हमने हाइजीनिक हैबिट्स डेवलप्ड की है उसको हमने हमेशा रखना है, ये हमारी पूरी ज़िंदगी में हमें काम आते रहेंगे। और जो इस वक्त जो किस कंडीशन से हम गुजर रहे हैं और जो चीज़ हम फॉलो कर रहे हैं, अल्लाह करे हम कुछ दिन और उसको फॉलो करें तो इंशाल्लाह ताला हम बहुत सारी चीज़ों से बच जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपकी ये बिल्कुल आपके जैसे लोग जब हमें इनकरेज करेंगे तो हम बिल्कुल ये चीजें कर सकेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस एंड वी आर जस्ट गोइंग टू एंड दिस सेशन नाउ। थैंक यू टू ऑल आवर व्यूअर्स फॉर कमिंग एंड लिसनिंग टू अस। होप ये सेशन थोड़ा सा आपके लिए सही रहा होगा। थैंक यू। थैंक यू सो मच।